दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था। कत्ल के बाद आफताब करीब महीनों भर तक किस्तों में फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को जंगलों में ठिकाना लगाता रहा और किसी को कुछ पता तक नहीं चला, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ। ठीक एक ऐसा ही क्राइम आज से कुछ दिन पहले बेंगलुरु में हुई है। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रख के फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर निकलकर भागने लगे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेंगलुरु के वैली कवल इलाके के 6th क्रॉस पाइपलाइन रोड में मौजूद इस 3 मंजिले बिल्डिंग का ये वो एक कमरा है जिसने अपने अंदर से एक और श्रद्धा को उगला है। इस कमरे में रखे 135 लीटर मॉडल के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी करीब 30 से 40 टुकड़ों में बंद थी। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर इस कमरे के फर्श पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला क्राइम सीन देखा हो। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में यानी क्राइम सीन से डर के मारे उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु के फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर के करीब 3:30 बजे खुला था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी की शक्ल में एक नई किराएदार आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेले रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर वो सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती थी और रात के 10 बजे घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते थे। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते हैं पर बात हो नहीं पाती है। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े लक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रीट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से माँ की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती हैं। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी महालक्ष्मी के माँ के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर पहुंच जाती हैं। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथले पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहला देने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। वो फौरन पुलिस को फोन करता है। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। अब पुलिस कमरे में जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं जाता है। पुलिस की टीम भी बाहर निकल आती है। फिर डबल मास्क मंगवाया जाता है। उस डबल मास्क के साथ फिर से पुलिस कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सब कुछ सामने दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर रखा हुआ था। अब फ्रिज से बाहर पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप जाते हैं। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे और फॉरेंसिक टीम को यानी सोको को मौके पर बुलाया जाता है। सोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम बोरिंग हॉस्पिटल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया जाता है। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसे समेटने के दौरान
ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब 30 से 40 के दरमियान है। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेजा गया। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर एक मोबाइल फोन मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के लिए CDR यानी कॉल डिटेल को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन में आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल किया गया है और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया है। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये कि आखिर किसने महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से मारा और क्यों मारा? आखिर उससे उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? वो कातिल कौन है? तो अब बेंगलुरु पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चलता है कि 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम की लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु में ही नीलामंगला इलाके के किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, यानी अपने पिता के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने वैली कॉल इलाके में यहाँ किराए का एक कमरा ले लिया था। अब वो यहाँ अकेले ही रहती थी। हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने के लिए हेमंत के घर जाती थी। पूछताछ के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल थी। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड में रहने वाला एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी। कुछ महीने तक महालक्ष्मी माँ और छोटी बहन के साथ रह रही थी और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती थी और रात के 10:30 बजे घर वापस आती थी। पड़ोसियों ने कुछ मौके पर एक अजनबी को महालक्ष्मी को घर से पिकअप और ड्रॉप करते हुए जरूर देखा, लेकिन वो कौन है वो नहीं जानते थे। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी कौन है। पुलिस के मुताबिक पुलिस को लग रहा है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो सकता है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ जिस पर हेमंत को शक था उससे लंबी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इन दोनों से शुरुआती इंक्वायरी के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में 2 सितंबर से 19 सितंबर तक इनकी लोकेशन में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया है और लाश के टुकड़ों को फ्रीज में ठूस दिया है? तो बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक खुद महालक्ष्मी के मोबाइल के कॉल डिटेल से शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम रही है। पुलिस तफ्तीश में ये भी पता चला कि 2 सितंबर यानी कि जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई और जिस दिन उसका मोबाइल बंद हुआ, तब से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है वहाँ किसी लाश को लेकर जाना मुमकिन नहीं है, कोई भी आसानी से देख सकता है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई थी और इसीलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। जिस तरीके से लाश के टुकड़े किए गए थे उसे देखकर पुलिस को अंदाजा है कि ये जल्दीबाजी में नहीं हुआ है, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए हैं, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे तक या पूरी रात वो इस घर में था। हालांकि हैरानी की बात यह है कि किसी ने उसे जाते नहीं देखा है। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। महालक्ष्मी का केस 2022 के श्रद्धा के केस से काफी मिलता जुलता है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद 19 दिनों तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे
जबकि दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ था। कत्ल के बाद आफ्ताब करीब महीनों भर तक किस्तों में फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को जंगलों में ठिकाना लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी लेकिन पति से अलग रह रही थी, जबकि श्रद्धा बिना शादी के आफ्ताब के साथ रह रही थी।